Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is first mock test of ADRE grade 3, grade 4, Assam Police and TET. देखिए पीपल, मैं इस मॉक टेस्ट में लगभग 55 क्वेश्चन को लिए हैं और मैंने ट्राई करा है एक कम्प्रीहेंसिव मॉक बनाने की। मैंने जीके जीएस से क्वेश्चन लिए हैं, आसाम पार्ट से क्वेश्चन लिए हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन लिए हैं, इंग्लिश से लिए हैं, मैथ से लिए हैं और रीजनिंग से क्वेश्चन लिए हैं। और देखिए आप इस मॉक टेस्ट को कैसे इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। आप ये मैं जो चार ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आप क्या करिए, नोट्स बनाइए इनसे। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा उससे नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, वो आप बाद में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और आप इजीली एग्ज़ाम को कॉन्कर कर सकते हैं। देखिए ये हमारी फर्स्ट मॉक होगा और नेक्स्ट मॉक में ले आऊँगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो स्टे ट्यून करिए लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉक। हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया किसने दिए थे? ठीक है, तो हमारी एम.एन. रॉय जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया दिए थे, ठीक है। तो ये बी.एन. राव कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे बी.एन. राव। और गांधी जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या करा था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखे थे जवाहरलाल नेहरू ने। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल होगा, फंडामेंटल फीचर क्या होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंट्रोड्यूस करा था जवाहरलाल नेहरू ने? तो 13 दिसंबर 1946 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following features of Indian Constitution is derived from Irish Constitution? Irish Constitution से कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर को डिराइव किया गया था, लिया गया था, ठीक है। तो डीपीएसपी को लिया गया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट कहाँ से लिए थे? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए थे ये फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से लिए थे? यूएसएसआर से लिए थे, ठीक है, करंट रशिया, यूएसएसआर से लिए थे। और फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से लिए थे? यूएसए से लिए थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे पाया जाता है? पार्ट 3 में पाया जाता है, ठीक है। और ये डीपीएसपी हमारे कहाँ पाया जाता है? पार्ट 4 में पाया जाता है डीपीएसपी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। which words were added to the preamble of Indian Constitution by 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कौन सी वर्ड को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? तो मैंने आपको पॉलिटी लेक्चर में बता चुका हूँ ये ट्रिक ऐसे याद रखने को। कैसे याद रखना है आपको? SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड को ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, याद रख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, यह करेक्ट हो जाएगा। तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा था? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर था सोबर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। ये सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड बाद में ऐड किया गया था। तो करेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको नेचर पूछता है तो क्या हो जाएगा? सोबर्न, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, करेंटली ये है। और ये जो सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड 42 कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज 389, ऑफ विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वेयर? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल मेंबरशिप कितने थे? 398 टोटल मेंबरशिप थे। उसमें से 296 मेंबर कहाँ से आए थे? ब्रिटिश प्रोविंस से आए थे, ठीक है। और 93 मेंबर कहाँ से आए थे? प्रिंसली स्टेट से आए थे। 93 मेंबर कहाँ से आए थे? प्रिंसली स्टेट से आए थे। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगा? यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट कितने थे? 93, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर कॉन्कर कलिंगा?
कौन सी मौर्यन रूलर ने कलिंगा को कंकर किए थे? तो अशोका ने हमारी ये कलिंगा को कॉन्कर किए थे, अशोका ने। और कलिंगा वार के बाद अशोका क्या जो नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अपना लिए थे और बौद्धिज्म को भी अपना लिए थे, ठीक है। वार सब छोड़ दिए थे क्योंकि उस वार में बहुत ज़्यादा खून खराब हुआ था, ठीक है। और बिंदुसारा कौन है? अशोका के फादर के नाम है बिंदुसारा। और बृहद्रथा कौन है? बृहद्रथा क्या है? लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और इनको एसेसिनेट किसने करा था? इनका खुद का कमांडर इन चीफ ने इनको एसेसिनेट करा था। इनका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंगा ने इनको एसेसिनेट करा था और शुंगा डायनेस्टी को इन्हें एस्टेब्लिश कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य हमें सबको तो पता है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु एमोंग द फॉलोइंग मौर्यन, सॉरी गाइज ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेघदूता वॉज रिटेन बाय Which poet of ancient India? मेघदूता कौन सी एंशियंट इंडिया का पोएट ने लिखा था, ठीक है। तो मेघदूता किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था मेघदूता, ठीक है। और कालिदास के रिलेटेड देखिए 2-3 फैक्ट देखते। देखिए कालिदास ने 3 प्ले लिखी थी। क्या नाम था उनकी? मालविका अग्निमित्रा, अभिजन्ना शकुंतलम और विक्रमाबशिया, ये 3 प्ले लिखा था। किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। और हरिसेना कौन थे? देखिए हरिसेना देखिए कोर्ट पोएट थे। और हरिसेना कोर्ट पोएट थे किनका? समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोएट थे। और हरिसेना का एक नोटेबल वर्क क्या है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो कालिदास ने लिखा था। इलाहाबाद पिलर प्रोसेस भी कहा जाता है। ये किसने लिखा था? हरिसेना ने लिखा था, ठीक है। किनका कोर्ट पोएट था? समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोएट था। देखिए नोट्स बनाइए इनका, बाद में बहुत आपको हेल्प होगी, ठीक है। और रवि कीर्ति कौन थे? कोर्ट पोएट ऑफ पुलाकेशियन 2 का कोर्ट पोएट कौन थे? रवि कीर्ति थे, ठीक है। और पुलाकेशियन 2 देखिए एक चालुक्यन किंग है, चालुक्य डायनेस्टी का किंग थे। कौन? पुलाकेशियन 2, ठीक है। और रवि कीर्ति का एक नोटेबल वर्क क्या है? आईहोल जो इंस्क्रिप्शन है वो किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था, ठीक है गाइज। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट्स में लिख लीजिएगा आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु रोड द हर्षचरिता, ए बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना जो बायोग्राफी है हर्षचरिता किसने लिखा था? हमारी ये बनावट ने लिखा था। किसने लिखा था? बनावट ने लिखा था। हर्षचरित्र किसने लिखा था? बनावट ने लिखा था। और हर्षचरित्र क्या है? हर्षवर्धन का बायोग्राफी है, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन तो हम देख चुके हैं, ये ऑप्शन देख चुके ज़ुआनज़ांग और इनका दूसरा नाम क्या है? और क्या बोला जाता है इनको? ह्यूएन सांग बोला जाता है। ये देखिए एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ये पिलग्रिमेज के लिए आए थे इंडिया में आए थे पिलग्रिमेज। कब आए थे ये पूछा जाता है? 7th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। और कौन सी किंग के टाइम आए थे? हर्षवर्धन का टाइम आए थे। कौन सी किंग के टाइम आए थे? हर्षवर्धन का टाइम आए थे। देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, H से ह्यूएन सांग और H से हर्षवर्धना, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिए। At the second round table conference, the Indian National Congress was represented by second round table conference में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था? देखिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 1, 2, 3। देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 1931 तक हुआ था, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता कहाँ है? इंग्लैंड में होती थी, ठीक है। और वहाँ से इंडियन जाते थे और एक डिस्कशन होती थी इंडिया से रिलेटेड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे थे, ठीक है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने सपोर्ट किए थे? मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब गांधी ने ये करा था,
रिप्रेजेंट करा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ऑप्शन को हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार का टाइटल किसने दिया था? देखिए, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर, किसने सरदार का टाइटल दिया था? महात्मा गांधी ने सरदार का टाइटल दिया था, ठीक है। बारदली का वोमेन ने ये सरदार का टाइटल नहीं दिए थे। बारदली का वोमेन ने क्या करे थे वो वल्लभ भाई पटेल को सरदार करके बुलाते थे, और ये सरदार नाम को इन लोगों ने फेमस किया। बारदली का जो वोमेन थे उन लोगों ने फेमस किए, इन लोगों ने टाइटल नहीं दिए, गांधी ने टाइटल दिए थे। ये सरदार टाइटल गांधी ने दिए थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, इनके रिलेटेड और एक फैक्ट है क्या, राजेंद्र प्रसाद ने लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे, इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू तो सबको पता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच? कौन सी पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन 1929 ये करेक्ट है। देखिए, मैं पॉलिटिका सेकेंड लेक्चर में पूरा बता चुका पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन क्या है, अब जाइए देखिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा था ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। मार्टीडम ऑफ सरदार भगत सिंह का मार्टीडम कब हुआ था? 1931 में हुआ था, ये भी करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये देखिए गलत हो गया, ये 1934 में हुआ था, ठीक है। और किसने करा था? जयप्रकाश नारायण ने, जेपी नारायण ने करा था आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि ये कांग्रेस के अंदर तो थे, लेकिन इनका इंक्लिनेशन कुछ सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा था, तो इसीलिए इन लोगों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाए थे, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। और इनके साथ और कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के साथ। और शिमला कॉन्फ्रेंस देखिए कब हुआ था? 1945 में हुआ था, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1945 में हुआ था, ये भी करेक्ट है, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? वोबेल प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। वोबेल प्लान क्या थी? मतलब इंडियन वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो ब्रिटिशर वोबेल प्लान लेके आए और इंडियन को कहे आप अगर वोबेल प्लान को ये ब्रिटिशर को सपोर्ट करिए, और ये वोबेल प्लान को इंट्रोड्यूस करा शिमला में, और इस चीज़ को कहा जाता है शिमला कॉन्फ्रेंस। कब हुआ था? 1945 में हुआ था शिमला कॉन्फ्रेंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड बाय महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु? महात्मा गांधी ने किन को अपना पॉलिटिकल गुरु की तरह रिगार्ड करा था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को करा था, गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले को महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल गुरु बताया था, ठीक है। चलिए बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दादा भाई नेहरू जी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और दादा भाई नेहरू जी ने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक दादा भाई नेहरू जी ने लिखी थी। और फर्स्ट पॉवर्टी लाइन दादा भाई नेहरू जी ने दिए थे। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाए थे कहाँ पे? लंदन में। कब बनाए थे? 1886 में बनाए थे, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाए थे, कहाँ पे बनाए थे? लंदन में बनाए थे। और कब बनाए थे? 1886 में नहीं, 1866 में बनाए थे, ठीक है। 1866 में बनाए थे दादा भाई नेहरू जी ने। और ये फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक एमपी थे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लोकमान्य तिलक कहा जाता है इनको। और ये इनने क्या करा था? एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट किए थे। और बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चेरोल नाम का एक ब्रिटिशर ने क्या कहा था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। और फिरोज शाह मेहता देखिए, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को फॉर्म किए थे। कब किए थे? 1885 में किए थे, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को। और साथ में कौन कौन से मेंबर थे? केटी तलंग करके एक मेंबर थे, और बदरुद्दीन तैयब जी, तीन मिलके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को बनाए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी पूछा गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गिवन इन गिवन इवेंट इज़ करेक्ट, कौन सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करेक्ट है, दिया रखा नीचे, ठीक है। सबसे पहले देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, 1930 में हुआ था, ठीक है। देखिए क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। और देखिए कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। तो यही करेक्ट हो गया हमारी, यही क्रोनोलॉजी, सबसे पहले 1930, फिर 1942, फिर 1946, ठीक है। बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम एडोप्टेड स्लोगन फॉर एजिटेशन, वंदे मातरम को स्लोगन जैसे एडोप्ट किया था, कौन सी मूवमेंट में, कौन सी मूवमेंट में, ठीक है। ये हमारी पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। और इस टाइम कौन सी गवर्नर जनरल थे, करजन हमारी गवर्नर जनरल थे, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम। और देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था, BT सावरकर ने बोला था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम वायसराय कौन थे, हमारी लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1922 में हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम हमारी वायसराय कौन थे, लॉर्ड रीडिंग हमारी वायसराय थे। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। गांधी ने इस मूवमेंट एक स्लोगन दिए थे, डू और डाई वाला जो स्लोगन है क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी ने दिए थे। और ये इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, लिन लिथगो करके गवर्नर जनरल थे, ये इस टाइम में इंडिया में थे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑफ द फॉलोइंग हु कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। और किसने ये कहा था, एक ब्रिटिशर थे वेलेंटाइन चिरोल करके, इसने बोला था ये तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। देखिए ये हम देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं। देखिए एओहोम के कौन थे, एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ये फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था, 1885 में बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इनके फाउंडर कौन थे, एओहोम थे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्विन ट्यूब टनल, हम करंट अफेयर सेक्शन में आ गए, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्विन ट्यूब टनल कौन सी है, इसका नाम क्या है, शीला टनल। देखिए ये हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की तवांग से हमारी असम की जो तेजपुर में कनेक्ट किए हैं ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्विन ट्यूब टनल हो गया। एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का न्यूज़ है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म कौन सी है, इरा करके एक फिल्म है, वो इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म है, इरा फिल्म, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द मास्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में जो हुआ था, इसका हुआ कहाँ था, ये टू बी होस्टेड इन गुवाहाटी में होस्टेड हुआ था। इसका जो मास्कट था, ये मास्कट का नाम क्या है, अष्टलक्ष्मी। देखिए अष्टलक्ष्मी इसका मास्कट का नाम है, ठीक है, अष्टलक्ष्मी, याद रख लीजिएगा, अष्टलक्ष्मी इसका मास्कट का नाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच क्लासिकल लिटरेचर कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स टू नो अबाउट एंशियंट कामरूप, एंशियंट कामरूप के बारे में जानने के लिए कौन सी एंशियंट हमारी लिटरेचर यूज़ करते हैं एज ए सोर्स, कौन सी है, क्लासिकल लिटरेचर कौन सी हो गया, हमारे अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है। अर्थशास्त्र से हम कुछ सोर्स को यूज़ करते हैं एंशियंट कामरूप के बारे में जानने के लिए, ठीक है। Which literature mention that city of Pragjyotishpur was founded by अमृता राजा। तो क्वेश्चन से फैक्ट का वो तो पता चल गया, फाउंडर कौन है प्रागज्योतिषपुर का, अमृता राजा। ये कौन सी लिटरेचर में लिखा गया, हमारी रामायण में लिखा गया है, ठीक है, रामायण में लिखा गया। अमृता राजा करके किंग थे, उसने फाउंड किया है हमारे प्रागज्योतिषपुर को।
ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ मुक्ति वाहिनी, मुक्ति संघ का जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? पुष्पलता दास। पुष्पलता दास कौन थे? पुष्पलता दास ने फाउंड करा था मुक्ति संघ को फाउंड करा था किसने? पुष्पलता दास ने। और देखिए कनकलता बरुआ आपको पता है गोपुर पुलिस स्टेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम फ्लैग होस्टिंग करने गई थी और उनको वहाँ पे पुलिस ने शॉट कर दिया और वहीं पे स्पॉट डेड हो गए इनकी, कनकलता बरुआ का। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट चारगुला ट्रेजेडी टुक प्लेस? चारगुला ट्रेजेडी कौन सी मूवमेंट के टाइम हुआ था? ठीक है, ये हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम। और इसमें हुआ क्या था? देखिए इसमें टी वर्कर क्या कर रहे थे? अपनी वेज की हाइक की डिमांड कर रहे थे। टी वर्कर ये हुआ कहाँ है? करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे वर्कर एक साथ 9000 करीब वर्कर कहा जाता है। 9000 वर्कर निकाल के आ गए एक पुलिस स्टेशन में, चारगुला पुलिस स्टेशन में। तो यहाँ पे पुलिस ने फिर इनको डिस्पर्स किया और इसको चारगुला ट्रेजिडी के नाम में जाना था। वहाँ पे कुछ पुलिस में और फायरिंग कर दिया, कुछ टी वर्कर का डेथ भी हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको चारगुला ट्रेजिडी कहा जाता है। कौन से मूवमेंट के टाइम हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाइम हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट्स बना लीजिए इसका। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाईकोर्ट? गुवाहाटी हाईकोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है? ठीक है, पार्वती कुमार गोस्वामी फर्स्ट चीफ जस्टिस है गुवाहाटी हाईकोर्ट का। देखिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बैटल ऑफ सरायघाट कब हुआ था? बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में हुआ था। और उस टाइम कौन थे हमारी, कौन सी किंग थे? ओहोम डायनेस्टी में कौन सी किंग थे? उदयादित्य सिंहा किंग थे हमारी ओहोम डायनेस्टी का, जब सरायघाट का बैटल हुआ था। ठीक है, और देखिए दूसरा लास्ट बैटल कौन सी हुई थी? बैटल ऑफ इताकुली हुई थी। और ये कौन सी किंग के टाइम हुआ था? गदाधर सिंह का टाइम हुआ था। और कब हुआ था ये? 1682 में हुआ था। गदाधर सिंह का टाइम हुआ था और कब हुआ था? 1682 में हुआ था। ठीक है, और ये इताकुली का जो बैटल है वो लास्ट बैटल था ओहोम और मुगल के बीच में। ठीक है, और सरायघाट का बैटल भी ओहोम और मुगल के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओहोम नेम ऑफ उदयादित्य सिंहा का ओहोम नेम क्या है? देखिए सन युत्फा। देखिए मैंने इस चीज़ को ऐसे याद रख रखा है, उदयादित्य तो जो सन है उसका क्या होता है? जो सूर्य का उदय होता है ना, सूर्य का उदय होता है, सन का उदय होता है। तो सन, देखिए ये सन युत्फा मैंने ऐसे याद रख रखा है, आप भी रख सकते हैं। फर्स्ट बर्रजा वाज फुलेश्वरी। फर्स्ट बर्रजा कौन थे? फुलेश्वरी थे। और फुलेश्वरी हमारी क्या है? फुलेश्वरी हमारी फर्स्ट फीमेल रूलर ओहोम डायनेस्टी का फर्स्ट फीमेल रूलर कौन थे? फुलेश्वरी थे। और फुलेश्वरी का दूसरा नाम को क्या था? प्रमतेश्वरी से बोला जाता है, और बर्रजा भी बोला जाता था इनको, और प्रमतेश्वरी भी बोला जाता है इनको। ठीक है, और ये देखिए कौन सी किंग के टाइम ये फुलेश्वरी को बर्रजा बनाया गया था? शिवा सिंह के टाइम में। शिवा सिंह के टाइम में एक आपका प्रीस्ट ने कहा था शिवा सिंह को, आपकी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। ठीक है, आपका बुरा फेस चल रहा है। ठीक है, इसीलिए आप गद्दी से उतर जाइए और किसी दूसरे बंदे को दीजिए, नहीं तो आपका जो किंगडम है ख़त्म हो जाएगा। तो शिवा सिंह ने इनका बात सुन के अपनी बीवी को फुलेश्वरी को क्वीन बना दिया बर्रजा नाम से, और फुलेश्वरी उनका नाम था। ठीक है, और दूसरा नाम किस चीज़ से जाना जाता है? उसको प्रमोतेश्वरी नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, इन चीज़ आप नोट्स बना लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगी बाद में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी आ गया हमारी इंग्लिश सेक्शन आ गया। देखिए इसमें क्या है? अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है, जो फिल इन द बैंक में फिल करना है। ठीक है, माई सिस्टर डैश ए कैट एंड ब्रॉट इट टू हुम। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? एडॉप्टेड। देखिए माई सिस्टर एडॉप्टेड ए कैट एंड ब्रॉट इट होम। सिस्टर ने क्या किया? एडॉप्ट किया है एक कैट को,
क्या है, क्या कर रहा है, एडॉप्ट करा है एक कैट को और इसको घर पे ले आया है, ठीक है। एडाप्टेड का मतलब क्या है, एडाप्टेड का मतलब होता है आपको एडजस्ट करना, ठीक है, एडजस्ट करना, किसी एनवायरनमेंट को आपको एडाप्ट करना है, मतलब एडजस्ट कर लेना है। एज्यूम करना मतलब आप किसी चीज़ को सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और अप्रूव्ड का मतलब हुआ था किसी चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं, सबको पता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपार्ट फ्रॉम काउज एंड बफेलोज, apart from cows, buffaloes are also dash for mass milk production for human। काव को छोड़ के बफेलो को भी क्या किया जाता है, डैश किया जाता है फॉर मास मिल्क प्रोडक्शन, तो रेयर्ड किया जाता है, बफेलो को क्या किया जाता है, रेयर्ड किया जाता है। ग्रोन मतलब किसी चीज़ को ग्रो करना, तो बफेलो काव ये सबको क्या कहा जाता है, रेयर्ड कहा जाता है, ठीक है। प्रोड्यूस करना भी नहीं होगा, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस डेवलप करना, किसी चीज़ को डेवलप करना, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो रेयर्ड करना ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे, तो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक मारना होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑल ऑर्गेनाइजेशन सिक सिंसियर एंड डेस्ट एम्प्लॉय, सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, सीख करते हैं, चाहते हैं जो एम्प्लॉय हो, सिंसियर हो एंड डेस्ट एम्प्लॉय हो। देखिए इंडस्ट्रियस होना चाहिए, इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग, सारा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है इसका जो एम्प्लॉय हो सिंसियर हो और इंडस्ट्रियस हो मतलब हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल का मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, ये सब। इनएक्टिव मतलब इनएक्टिव, कोई भी चीज़ इनएक्टिव हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, और इसको इनएक्टिव कहा जाता है। इनर्ट का भी मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा, तो इंडस्ट्रियस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई हैड डैश पेन इन स्टोमक आफ्टर टेकिंग लंच लेने के बाद मेरा पेट में पेन हो रहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट तो कोई चीज़ को स्ट्रिक्ट, कोई भी रूल रेगुलेशन। हैवी मतलब होता है हैवी, वेट तो ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। एक्यूट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आंसर एक्यूट हो जाएगा, ठीक है। आई हैड एक्यूट पेन इन स्टोमक आफ्टर टेकिंग लंच लेने के बाद मेरा स्टोमक में एक्यूट पेन हो रहा था, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इडियम दे रखा है, एक इडियम दे रखा है, इनका मीनिंग बताना है। वॉकिंग ऑन थिन आइस, इसका मतलब देखिए क्या होता है, वॉकिंग केयरफुली, ये नहीं होगा, ठीक है। परफॉर्मिंग ए बेलेट, ये नहीं होगा। स्लीपिंग ऑन आइस, ये भी नहीं होगा। डूइंग समथिंग रिस्की, ये हो जाएगा डूइंग समथिंग रिस्की। वॉकिंग ऑन आइस, वॉकिंग जब आइस में आप वॉक करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ना, आप गिर सकते हैं, तो इसकी ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब डूइंग समथिंग रिस्की, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें आप क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट बताना है हमें। ऑकवर्ड का बताना है हमें, ऑकवर्ड का क्या बताना है हमें, एंटोनिम बताना है ऑकवर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा। ऑकवर्ड का एक एंटोनिम देखो, प्रॉब्लमेटिक तो नहीं होगा ऑकवर्ड का। और कन्वीनियंट, देखिए कन्वीनियंट, कोई भी चीज़ ऑकवर्ड मतलब बुरा लग रहा है देखने में, और कन्वीनियंट मतलब अच्छा लग रहा है, कन्वीनियंट मतलब सही है बिल्कुल। कन्वीनियंट वे है, ऑकवर्ड वे है मतलब टफ वे है, और कन्वीनियंट वे अच्छा वे है, डिफ़िकल्ट नहीं होगा और मैचलेस नहीं होगा, तो कन्वीनियंट हो जाएगा। कन्वीनियंट मतलब ऑकवर्ड मतलब ऑकवर्ड सी रास्ता, ठीक है। ऑकवर्ड सी रास्ता, ऑकवर्ड सी कोई भी चीज़ है तो कन्वीनियंट चीज़ है, कोई भी चीज़ देखने चीज़ है, कोई सी रास्ता, कोई भी चीज़ देखने में कन्वीनियंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ऐसे हो जाएगा इसका एंटोनिम, ऑपोजिट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑपोजिट बताना है हमें। लेमेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेमेंट का ऑपोजिट आपकी हो जाएगा, लेमेंट रीजॉय हो जाएगा, इसका जो ऑपोजिट है रीजॉय हो जाएगा। लेमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए सैड और रिग्रेट और ग्रीव और मोर, ये सैडनेस से रिलेटेड सारा सिनोनिम हो गया। तो ये सैड है, सैड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रीजॉय हो जाएगा आपका सैड का ऑपोजिट, ठीक है। डूबियस का मतलब क्या है, देखिए डूबियस मतलब डाउटफुल, तो इसका आपकी ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम तो बताना है हमें, एंटोनिम बताना है इसका ऑपोजिट। डूबियस मतलब डाउटफुल, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सर्टेन मतलब होता है श्योर। देखिए फेथफुल भी है, तो फेथफुल आप किसी रिलीजन का किसी आइडिया से होते हैं, ठीक है। डूबियस मतलब डाउटफुल, और सर्टेन का मतलब होता है श्योर, कोई भी श्योर सर्टेन, ठीक है। और डाउटफुल तो ये हो गया,
ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग बताना है। गलिबल, गलिबल का मतलब होता है क्रेडुलस, कोई भी इनोसेंट काइंड ऑफ बंदा, ठीक है। तो इसके सबसे सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिमिलर मीनिंग क्रेडुलस, क्रेडुलस हो जाएगा। क्रेडुलस का मतलब होता है इनोसेंट, ये भी इनोसेंट है लिखा हुआ है, लेकिन क्रेडुलस मतलब ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और नॉलेजेबल तो आपको पता है, इनोसेंट का मतलब पता है परसेप्टिव, परसेप्टिव, परसेप्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ सेंसिटिव, कोई भी चीज़ और इंसाइटफुल कोई भी चीज़, तो उसको कहा जाता है परसेप्टिव, परसेप्टिव, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपेरेंट, अपेरेंट का हमें क्या बताना है, अपेरेंट का हमें बताना है सिनो, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओबिबस हो जाएगा। अपेरेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ मतलब सर्टेन है, सर्टेन है, ओबिबस होना ही होना है, तो ओबिबस हो जाएगा। ओबिबस, ओबिबसली चीज़ होता है, ठीक है। कंसिडरेबल नहीं होगा, डाउटफुल नहीं होगा, क्वेश्चनेबल नहीं होगा, ओबिबस हो जाएगा, ओबिबस, ठीक है भाई। अपेरेंट का क्या हो जाएगा, अपेरेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओबिबस हो जाएगा। ओबिबस का मतलब होता है क्लियर, क्लियर कट कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो वो हो जाएगा इसकी सिनोनिम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए थ्राइव, थ्राइव कोई भी चीज़ थ्राइव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। फोस्टर, फोस्टर का मतलब भी होता है थ्राइव करना, और प्रोस्पर, प्रोस्पर का मतलब भी होता है ये ग्रो करना। तो इसमें ज़्यादा करेक्ट ये हो जाएगा प्रोस्पर, प्रोस्पर करना, कोई भी चीज़ को प्रोस्पर करना, थ्राइव करना, ऐसे होता है, ठीक है। प्रोमोट का मतलब कोई भी चीज़ को प्रमोट करना, प्रोग्रेस भी ग्रोथ होता है, ठीक है। फोस्टर भी ग्रोथ होता है, तो ये ज़्यादा मोर करेक्ट हो जाएगा प्रोस्पर, ठीक है। थ्राइव का मतलब होता है प्रोस्पर करना, थ्राइव करना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन में देखिए क्या होता है, पैसेज को पढ़ना होता है आपको, देखिए पैसेज को पढ़ना होता है, आंसर करना होता है क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं। फॉर मी ट्रीज हैव ऑलवेज बीन द मोस्ट पेनिट्रेटिंग प्रीचर्स, पेनिट्रेटिंग मतलब स्ट्रॉन्ग, प्रीचर्स मतलब जो प्रीच करते हैं, जो मैसेज को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। आई रिवर देम, मैंने एम्ब्रेस करता हूँ, मैं गला लगाता हूँ, अपनाता हूँ। एम्ब्रेस देम व्हेन दे लिव इन ट्राइब्स एंड फैमिलीज़, जब ये ट्राइब्स में और फैमिली में लिव करते हैं। कौन, ट्री। इन फॉरेस्ट एंड ग्रुप्स, जो सीक्रेट ग्रुप्स होता है फॉरेस्ट में और ट्री में, जो फॉरेस्ट में और ग्रुप्स में जो ट्री लिव करती है, ठीक है। तब अब मैं इन चीज़ ट्री को एम्ब्रेस करता हूँ। एंड इवन मोर आई रिवर देम व्हेन दे स्टैंड एलोन, और ज़्यादा मैं एम्ब्रेस करता हूँ जब ये स्टैंड एलोन, अकेला रहते हैं, अकेला खड़ा रहते हैं, ठीक है। दे आर लाइक लोनली पर्सन, ये अकेला एक पर्सन की तरह है, ठीक है। नॉट लाइक हर्मिट्स हु हैव स्टोलन अवे आउट ऑफ सम वीकनेस, वो एक अकेला एक इंसान जैसे रह रहा है, अकेला रहता है जैसे इंसान, ऐसे नहीं है, ठीक है। बट like great solitary men like Beethoven and Nietzsche in their highest bogus the world Russell, वर्ल्ड रसेल मतलब इन देयर हाइएस्ट ब्रांच, बोगस मतलब होता है ब्रांच, द वर्ल्ड रसेल, वर्ल्ड थ्राइव, देयर रूट रेस्ट इन इनफाइनाइट बट दे डू नॉट लूज देम सेल्फ देयर, मतलब जो रूट्स होता है इनकी ट्री का इनफाइनाइट हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पे वो लूज़ नहीं होते। दे स्ट्रगल विथ ऑल द फोर्सेस ऑफ देयर लाइफ्स, उनका वो स्ट्रगल करते हैं, उनके लाइफ में जितना उनका लाइफ में जितना प्रॉब्लम आते हैं, जितना फोर्सेस आते हैं, उनके साथ वो स्ट्रगल करते हैं। फॉर वन थिंग ओनली, एक चीज़ के लिए वो फाइट करते हैं सारे फोर्सेस के साथ, सारे प्रॉब्लम के साथ। टू फुलफिल देम सेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर ओन लॉ, खुद की लॉ में उनको फुलफिल करने के लिए। टू बिल्ड अप देयर ओन फॉर्म, उनके खुद का फॉर्म को बिल्ड करने के लिए। टू रिप्रेजेंट देम सेल्फ, और उनके खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। नथिंग इज़ होलियर, नथिंग इज़ मोर एग्जाम्पलरी देन ए ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग ट्री, ठीक है। when a tree is cut down reveals is naked death wound to the sun, जो उनके जो कट पोर्शन है, नेकेड डेथ वुंड है, उसको सन से एक्सपोज कर देते हैं हम जब इसको कट करते हैं। वन कैन रीड इट्स हिस्ट्री इन द
luminous inscript disk of trunk. In the rings of its yards, its scars, all the struggle, all the suffering, all the sickness, all the happiness and prosperity stand truly written. The narrow yards and luxurious yards, the attacks withstand, the storms endured, and every young farm boy knows that the hardest and noblest wood has the narrowest ring, that high on the mountain and counting danger, the most indestructible, the strongest and ideal tree grow. देखिए ये पैसेज हम क्वेश्चन देखते हैं अब. व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज. पैसेज का जो टोन कैसा था, इमोशनल था, एपेथेटिक था, वर्चुअस था और से सार्केट्रिक थे. कैसा था, इमोशनल था. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑथर गिवन इन द पैसेज. कैसा लेबल करेंगे आप इस पैसेज को, ऑथर ने कैसे इस लेबल को पैसेज को लिखा है, कैसे आप इस चीज़ को लेबल करेंगे. एरोगेंट थियोरिस्ट थे, नॉस्टैल्जिक ड्रामर थे, एनवायरमेंटल एंथुजियास्ट थे और सोशल एक्टिविस्ट थे. एनवायरमेंटल एंथुजियास्ट थे वो. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल वर्ड्स गिवन इन द पैसेज दैट मीन्स वेरी गुड एंड परफेक्ट. वेरी गुड एंड परफेक्ट क्या चीज़ें हमने देखे थे वेरी गुड एंड परफेक्ट पैसेज में. द ट्री इज कट, नथिंग इज होलियर, नथिंग इज मोर एग्जाम्पलरी देन ए ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग ट्री. तो इसका मतलब हो जाएगा वेरी गुड एंड परफेक्ट. इसका मतलब हो जाएगा एग्जाम्पलरी. वेरी गुड एंड परफेक्ट इसका मतलब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पलरी. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते चलिए. व्हेयर डज द वर्ड रसेल अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज. इन द हाइएस्ट बग्स ऑफ ए ट्री, हाइएस्ट ब्रांच ऑफ ए ट्री में वर्ड व्हेयर डज वर्ड रसेल, वर्ड थ्राइव करता है कहाँ पे, इन द हाइएस्ट बग्स ऑफ ट्री, हाइएस्ट ब्रांच ऑफ ए ट्री. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हेयर कैन वन रीड द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ए ट्री. कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ए ट्री कहाँ पे पढ़ सकते थे, हमने पैसेज में देखा था. ऑन इट्स ट्रंक व्हेन इट कट डाउन. यहाँ पे हम पूरा हिस्ट्री पढ़ सकते हैं एक ट्री का. ठीक है, चलिए अब चलते हैं मैथ सेक्शन. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स वाज कैलकुलेटेड एज 20. 50 नंबर का एवरेज को हमने कैलकुलेट किया 20. व्हेन 3 नंबर्स 26, 36, 64 वर रॉन्गली रीड. इन नंबर को रॉन्गली रीड कर लिया गया. कैसे रीड किया गया, 31, 46, 59 रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज़ द करेक्ट एवरेज. बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ऐसे टाइप के क्वेश्चन. ठीक है भाई, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. कैसे ये सॉल्व होगा, सबसे पहले देखिए हम करते क्या है. 50 नंबर्स का एवरेज कितना दे रखा है हमें, 20 दे रखा है. ठीक है, 50 नंबर का एवरेज हमें कितना दे रखा है, 20 दे रखा है. देखिए यहाँ पे राइट नंबर कौन कौन सी लिखा हुआ है. ये राइट नंबर है. देखिए ये राइट नंबर 26, 36, फिर हमारे कितना 64. और रॉन्गली कैसे, कौन सी नंबर को लिखा गया है रॉन्गली, इनको माइनस कर देते हैं. 31, 46 और 59. तो इन सब को हम ऐड करेंगे. तो इन सब को ऐड करने के बाद कितना आता है, 1116 और माइनस 136. ठीक है, 136 आता है. तो ये इन दोनों को माइनस कर देते तो क्या आता है, -10 आता है. ठीक है, और ये हमारी दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया. अब यहाँ पे कितने नंबर है, 15 नंबर है. 50 नंबर है तो क्या निकाल के आया रिजल्ट, -10 निकल के आया. और 10 डिवाइडेड बाई 50. तो इसको देखिए हम माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा माइनस में क्या आ जाएगा 0.5.
और देखिए यहाँ पे हमने क्या माना था, एवरेज 20, एवरेज कितना था 20 था, तो 20 में से हम माइनस कर देते क्या 0.2 माइनस कर देते हैं, 0.2 माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, देखिए यहाँ पे हमने 0 बढ़ा दिया तो क्या हो जाता है 10 में से 5 माइनस होता है तो क्या आता है 8, और यहाँ पे क्या रह जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 रह गया यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं हम, तो एवरेज कितना हो गया, करेक्ट एवरेज कितना हो जाएगा 19.8 हमारी क्या हो जाएगा करेंट एवरेज हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, करेक्ट एवरेज क्या हो जाएगा 19.8 हो जाएगा, ये हमारे आंसर हो गया। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये एक ट्रिक काइंड ऑफ है, और एवरेज का मतलब क्या है आपको तो सबको पता ही होगा, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर हो जाता है, तो इसीलिए हमने टोटल नंबर कर दिया और यहाँ पे हमने सम निकाल दिया ऐसे, और यहाँ पे माइनस क्यों करा था, रॉन्ग चीज़ों को जब हम मेंशन कर दिया और रॉन्ग चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए हमने इस चीज़ को माइनस किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड 24% अबव CP cost price and gives 15% discount to customer. While selling, he gives 70 gram less in each 1 kg goods. Find the profit percent. चलिए इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 25% अबव, तो ये अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो इनने अपना सेलिंग प्राइस को कितना माना 124 मान लिया, इसने 24% ज़्यादा तो 124 मान लिया। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, देखिए 15% डिस्काउंट, देखिए 15% 5% का मतलब क्या होता है, देखिए 5% 1/20, तो 15% कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। तो ये इसने क्या करा 15% डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट दे, देखिए तो 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पे CP कितना है इसका 20 कॉस्ट प्राइस। और क्या कर रहा है, देखिए व्हाइल सेलिंग ही गिव्स 70 ग्राम लेस इन 100 kg गुड्स। 100 kg मतलब कितना होता है, देखिए 100 kg मतलब 100 आपकी 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम से क्या करता है वो 70 ग्राम लेस देता है। ठीक है, जब सेल कर रहा होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 0.03, ये 9 हो जाएगा हमारी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो इसकी घर से कितने जा रहा है, देखिए 930 ग्राम जा रहा है, लेकिन वो पैसा कितने ग्राम का ले रहा है, 100 ग्राम का पैसा ले रहा है, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। ठीक है, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है और किसी घर से जा कितने रहा है 930 ग्राम जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम अब कट फिट कर लेते हैं थोड़ा सा, कौन कौन सी चीज़ कट हो रहा है, ये 0 गया, 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 ये 0 गया। चलिए ये 0 रहने देते हैं हम, ये 0 यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब ये 2 से हम इसको कट करते हैं, देखिए 2 से इसको कट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इसको कट करते हैं कैसे, 30, इसको कट करते हैं हम कैसे कट करते हैं, किस चीज़ से 31 से इसको कट करते हैं, देखिए 31 टू द 62। ठीक है, और यहाँ पे 31 30 द 930 हो जाता है, 31 30 द 930 हो जाता है। अब देखिए इसको और कट कर सकते हैं, 215 द 13। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रहा है, यहाँ पे 15 रहा और यहाँ पे 17 रहा, और 15 से इसको 20 का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो कितने का बेनिफिट हुआ, 2 का बेनिफिट हुआ, कितने में 2 का बेनिफिट हुआ 15 में, तो 100 में कितने का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम कट करते हैं, 3 5 द 15 और 5 20 द 100 हो जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 40/3।
ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 13.33, ठीक है। ये 13.33 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 13.33 का प्रॉफिट हो गया इसको, ठीक है। ये है आंसर भाई, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹5,200 was to be divided among A, B, C in a ratio of 1/3, 1/4, 1/2 was divided in the ratio of 7:4:15. The amount excess received by C ने जो एक्सेस अमाउंट रिसीव किया है उसको निकालना है, ठीक है। सी ने जो एक्सेस अमाउंट में रिसीव किया है इस चीज़ को हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए ए बी सी, इनका जो कितना मिला, ए को 1/3, बी को कितना मिला 1/4 और सी को कितना मिला 1/2, ठीक है। और देखिए इस ये क्या इनके जो ये प्रोपोर्शन में नहीं होता, ठीक है, इसीलिए इस प्रोपोर्शन को हमें रिमूव करना है। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 3, 4, 2 का एलसीएम कितना होता है 12, ठीक है। तो देखिए 3, 4 द 12, 4, 3 द 12, 2, 6 द 12, ठीक है। तो 4:3:6 ये हो गया हमारी, देखिए, ठीक है। चलिए ये देखते हैं हम, ए बी सी, ए का कितना 4, 3, 6 और दे रखा कितना है, डिवाइडेड इन रेशियो 7:4:15, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कितना होता है, प्लस करके जाके 26 होता है। और यहाँ पे ये सबको हम प्लस करते थे, यहाँ पे 13 आ रहा है, ठीक है। तो इनको बराबर करना है, तो इनको कैसे बराबर करेंगे हम, ठीक है। ये 13 और 26 का हम ले लेते हैं एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आता है 26, तो 13 2 द 26 और 26 1 द 26। तो इस पूरा इसको हम कैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको। अब रेशियो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जाके 26 बनता है, यहाँ पे तो सेम ही रहेगा 7:4:15, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे ये 8 कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पे कितना 6 से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। यहाँ पे कितना कम है, 3 ज़्यादा है, ठीक है। सी में ए बी सी ये हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, सी का एक्सिस अमाउंट को निकालना था, ठीक है। तो 26 टोटल था और 52 और 5,200 तो हमारे रुपीज़ थे। तो एक में कितना हो जाएगा, 25,200 डिवाइड बाई 26 कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 200 रह जाता है, ठीक है। तो एक्सिस अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना एक्सिस है, 3 एक्सिस है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 600 एक्सिस में मिला होगा किसको, सी को। ये हो जाता है इसकी आंसर हमारी। देखिए पीपल, ए मैन एंड ए बॉय टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 days. इफ मैन वर्क alone in last 6 days, then work is finished in 26 days. How much time will the boy alone be finish his work? बॉय alone कितने दिन में फिनिश कर लेगा वर्क को, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए मैन प्लस बॉय मिल के 24 डेज में कितने काम का कर रहे हैं, 24 काम को कर रहे हैं, ठीक है। टोटल काम मैन और बॉय ने मिलके कितना करा, टोटल वर्क मैन और बॉय ने मिलकर कितना करा, 24 वर्क को करा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैन और बॉय ने मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं, 1 वर्क को कर रहे हैं, 1 वर्क, ठीक है। अब देखिए मैन और बॉय मिलके कितना कितने दिन तक एक साथ काम करे, 20 दिन तक। और लास्ट की जो 6 दिन है,
लास्ट का जो 6 दिन है उस 6 दिन में मैन ने अकेला काम किया है, ठीक है, मैन ने अकेला काम किया है। तो देखिए 20 डेज़ में टोटल काम कितना कितना था, 24 था। और 20 डेज में एक दिन में एक काम किए, तो 20 डेज़ में दोनों ने मिलके कितने काम कर लिए, 20 काम कर लिए, ठीक है। तो 4 काम अभी रहा है, ठीक है, 4 काम अभी रहा है। तो मैन ने क्या करा है, देखिए मैन ने जो क्या करा, 4 काम को करा कितने दिन में, 6 दिन में, ठीक है। तो इसको हम कट कर देते हैं, 3 द 6 और 2 द 4, ठीक है। तो 2/3 हो जाएगा। अब देखिए, और बॉय ने एक दिन में कितना काम करता था, बॉय एक दिन में, मैन और बॉय मिलके एक दिन में कितना काम करते थे, एक दिन में एक काम करते थे, ठीक है। तो 1 - 2/3 कर लेते हैं, ठीक है। 1 - 2/3 करते हैं तो क्या आ रहा है, 1/3 आ जाता है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना है, देखिए टाइम निकालना है हमें ना, बॉय अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो टोटल काम 24 है, ठीक है, 1/3, ठीक है। तो ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24 × 3 72 डेज़, 72 डेज़ में ये बॉय ने अकेला पूरा काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है पीपल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h क्रॉसिंग ए 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन 23 सेकेंड। 23 सेकेंड में 260 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखिए अगर पुल को क्रॉस करता है, ठीक है, किसी आदमी को क्रॉस करता है, तो उसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो ज़ीरो मान लेते हैं, हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। लेकिन एक प्लेटफॉर्म देखिए यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है ये कंसिडरेबल लेंथ है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस डिस्टेंस के लिए क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस देखिए प्लेटफॉर्म का लेंथ को भी कवर करा है और टोटल ट्रेन का भी लेंथ है, दोनों चीज़ को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इंसान होता, पुल होता, ये सब होता तो हम निगलेक्ट कर देते हैं इसको। डिस्टेंस स्पीड कितना, 72 km/h, इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कितना सेकेंड, 23 सेकेंड टाइम, ठीक है। तो कैसे करते देखिए, इसको हम 18 4 हो जाएगा 72, ठीक है। और 5 4 20 × 23, ये करने के बाद ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है आपका 460 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखा है ना, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लेंथ दे रखा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का लेंथ दे रखा है 260 प्लस ट्रेन का लेंथ निकालने को कह रहा है हमें, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का लेंथ निकालने को कह रहा है। तो हम क्या कर देंगे, ट्रेन का लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकालेंगे हम, 460 माइनस 260, तो क्या आ जाएगा हमारी 200 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 200 मीटर क्या आ जाएगा, मतलब 200 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है भाई, ये हो गया हमारे आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं हम रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन में देखिए ये कोड दे रखा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सीमेंट को रिटर्न किया गया ऐसे, COECOCPR, ठीक है। तो हाइट को रिटर्न किया गया ऐसे, और फादर का कोड हमें बताना है, ठीक है। देखिए इनको कैसे करते, देखिए CEMENT सीमेंट, ठीक है। इसको कैसे लिखा गया, ECOCPR। सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए सी कितना होता है, 3 होता है सी का नंबरिंग। ई क्या होता है, 5 होता है। एम देखो 13 होता है, ई 5 होता है, और एन कितना होता है, 14, और टी कितना होता है हमारी, टी 20 होता है, ठीक है। ई कितना होता है, 5, सी कितना होता है, 3, ओ कितना होता है हमारी, ओ देखो 15 होता है, सी 3, और पी 16 होता है, पी का नंबरिंग 16 होता है, आर का 18 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 + 2 5 होता है, ठीक है। 3 - 2
यहाँ पे क्या होगा, +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, तो +2 -2 +2 -2 ऐसे कोड जा रहा है, ठीक है। तो फादर का देखते हैं, FATHER, फादर का। इसमें क्या करना है, इसका 6 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20, इसका 8, इसका 5, इसका 18। तो सबके साथ क्या करेंगे हम, देखिए +1 +1 -1, सॉरी +2 +2 -2 +2 -2 +2 -2, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए f के +6 के साथ +2 करते हैं तो क्या होता है 6 7 8, ठीक है। 6 के साथ +2 करते हैं तो 8 क्या हो जाता है हमारी 8 8 हो जाता है, तो सब में h है, ठीक है। तो ये नहीं देखेंगे हम, ठीक है। तो सब में p है, तो लास्ट वाला देख लेते हैं हम। 18 से -2 करते हैं तो o हो जाता है। 18 से -2 करते हैं तो 18 से -2 करते हैं तो कितना होता है, तो 18 -2 करते हैं तो हमारी आ जाता है क्या 16। तो 16 में कौन सी p होता है, तो लास्ट में p, देखिए लास्ट में p इसमें, तो ये कट जाएगा हमारे ऑप्शन, ठीक है, लास्ट में p। तो हम देखते हैं फिर, इसमें भी y है लास्ट में, इसमें भी b है, f है। देखिए हम ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरे में कौन सी है, देखिए तीसरे h -2 होता है, तो 8 -2 करते हैं तो हम 6 हो जाएगा, तो 6 क्या होता है f, तो यहाँ पे f है, देखिए इस ऑप्शन में भी है f, इस ऑप्शन में भी है, तो ये वाला कट जाएगा हमारे, ठीक है। तो देखिए b यहाँ पे भी है, z, दूसरा वाला हम देख लेते हैं, एक है ऐसे -2 होता है। देखिए अगर ए से 2 माइनस करते हैं, ऐसे 2 माइनस करते हैं, हम जाते हैं कहाँ पे 25 में। 25 में क्या होता है y होता है, ठीक है, y होता है, तो ये हमारी कट जाएगा, तो z भी हमारी कट गया, ठीक है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करके करके हमारी ऑप्शन आ गया 4। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करते रहिएगा, जितना ऑप्शन एलिमिनेट कर इतना इजीली आप आंसर में पहुंच सकते हैं। जितना ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे इतना इजीली आप आंसर में पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में बहुत ज़्यादा, ऑप्शन आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए पिक द क्लस्टर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब ऑड वन आउट हमें निकालना है, ठीक है, ऑड वन आउट हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एच एस, ये देखिए इसका ऑपोजिट है, सी एक्स इसका ऑपोजिट है, सी एक्स इसका ऑपोजिट होता है, सी का ऑपोजिट क्या होता है एक्स, एम का ऑपोजिट होता है एन, और जे का ऑपोजिट होता है क्यू, जे 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 का ऑपोजिट होता है क्यू। यहाँ पे पी दे रखा है, पी का ऑपोजिट क्या होता है हमारी क्या होता है पी का ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा हमारा ऑड वन आउट, ठीक है भाई। यहाँ पे भी देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, 18 22, ये 20, ये 5, ये 5, ये एल हमारी 12, ठीक है। तो 8 से टी गया +2, फिर हमारी और देखिए ये इसका क्या है ऑपोजिट है, ठीक है। एक वर्ड में आपको सिखाता हूँ, LOB, लब, ठीक है। ये लब में क्या होता है, देखिए ये एल और ऑपोजिट है, बी और ये ऑपोजिट है, तो क्या हो गया यहाँ पे बी और ई ऑपोजिट हो गए। तो इसके साथ हम 2 ऐड करते हैं, ए के साथ 2 ऐड करते हैं तो 5 के साथ 2 ऐड करते हैं तो 7 हो जाता है। 7 में कौन सी लेटर आता है, जी आता है आपकी, और एल के ऑपोजिट क्या हो जाता है ओ, एल के ऑपोजिट क्या हो जाता है ओ हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ऑड पेयर हमें देखना है, ठीक है। तो पोएम, पोएट क्या लिखता है, पोएम लिखता है, ठीक है। गोल्ड स्मिथ क्या बनाता है, ऑर्नामेंट बनाता है, ठीक है। टेलर क्या बनाता है, क्लॉथ बनाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्नीचर, कारपेंटर, ठीक है। तो ये अगर फर्नीचर यहाँ पे होता, कारपेंटर यहाँ पे होता, तो ये करेक्ट हो जाता। कारपेंटर क्या बनाता है, फर्नीचर, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा दे रखा है, ठीक है, चेंज कर दिया इस चीज़ को, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था, ये क्या पूछा था, ओड वर्ड पेयर पूछा था, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन इन द फिगर, which of the given figure is embedded
रोटेशन अलाउ नहीं है। कौन सी फिगर इसमें एम्बिटेड है? देखिए ये फिगर ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये फिगर कहाँ पे एम्बिटेड है देखिए, ठीक है। कौन सी में एम्बिटेड है देखिए, कौन सी में एम्बिटेड है बताइए, ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए यहाँ पे एम्बिटेड है ये फिगर, ऐसे आया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, हुआ है ना वो, तो ये आंसर आ जाएगा सी। तो ईजी है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं अब क्या देखते हैं, मिरर इमेज। मिरर इमेज देखते हैं एट द लाइन ABC, इसका मिरर इमेज देखते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए कौन सी मिरर इमेज हो जाएगा ये, इसका मिरर इमेज, ये कह रहे हैं इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा, ठीक है ये। और इसका कैसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, देखिए ये इसका मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारी T कैसे हो जाएगा, T ऐसे हो जाएगा। उसके बाद E कैसे हो जाएगा, देखिए E तो जैसे ही ऐसे ही रहेगा। उसके बाद K कैसे हो जाएगा, K भी ऐसे ही रहेगा, C ऐसे ही रहेगा, I ऐसे ही रहेगा, और बस R होगा ऐसे, R ये हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, हमारी D में आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब क्या कह रहा है देखिए, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द numbers in different section indicate the number of person. How many of the people are educated and rich but not famous? देखिए यहाँ पे ये डायग्राम एडुकेटेड के लिए है, ये रिच के लिए है, ये फेमस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सी सिर्फ एडुकेटेड है, तो ये देखिए पूरा डायग्राम एडुकेटेड के लिए है, ठीक है। ये रिच के लिए है और ये आपकी फेमस के लिए है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एडुकेटेड है और रिच है, एडुकेटेड है और रिच है और फेमस नहीं होना चाहिए, तो ये वाला सेक्शन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ ये वाला सेक्शन। तो इसमें क्या आ रहा है देखिए, इसके अंदर 3 है, ठीक है। तो C हो जाएगा ये आंसर इसका, ठीक है। चलिए हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है इसमें देखिए 8 × 8 क्या होता है, इसके स्क्वायर क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। 64 से एक माइनस करके लिख दिया यहाँ पे 63, और फिर 8 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर, 8 के बाद वाला जो नंबर है, 8 के जो बाद वाला नंबर है 9, तो 9 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर, तो 9 × 9 तो 81 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम करा, देखिए 11 स्क्वायर हो जाता है 121, इसमें से एक माइनस करके लिख दिया 120, और 11 के बाद 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन है ऐसे सेम, देखिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 9 × 9 81 हो जाता है, 81 से एक कम करके लिख दिया 80, और 9 के बाद कौन सी नंबर आता है 10, तो 10 को 10 × 10 हो जाता है 100, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये हमारी कंप्लीट होता है लगभग 55 क्वेश्चन कम्प्लीटली। देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन है और आपकी कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन ऐसे हैं और कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन है, तो हमारी टोटल कितना हो जाता है 55 क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो देखिए मेरा हार्डवर्क आपको पसंद आता है तो मुझे अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए इस चीज़ को और सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, ठीक है गाइस। थैंक यू, जय हिंद।